तो आज तारीख है 2 फरवरी और आज के जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, उनमें ऐसी जितनी भी न्यूज़ है, जो हमारे किसी भी नॉलेज के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो सब हम कवर करेंगे। तो बेसिकली बात करें, आज हर जगह केवल बजट की बात है। पूरे जितने भी एग्स पेपर्स हैं, उन सबके फ्रंट पे बजट की ही बात है। तो निर्मला जी की एक बहुत बढ़िया फ़ोटो भी बनी हुई है द हिंदू के फ्रंट पेज पे, एकदम बजट की लहर लेके जा रही है, पीछे मिडिल क्लास डूबा जा रहा है। तो वो फ़ोटो बढ़िया है, मैं लगा दूँगा यहाँ पे। तो बेसिकली बजट की बात करें तो हम जानते हैं निर्मला जी ने फोर्थ बजट है जो अपना पेश किया है। 93 मिनट की जो स्पीच है उनके द्वारा वो दी गई है और तकरीबन 40 लाख करोड़ का बजट है इस बार। पिछली बार 36 पॉइंट कुछ लाख करोड़ का था, इस बार 39.45 लाख करोड़ का है। तो बजट काफ़ी बढ़ गया है इंडिया का, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है ये। और अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज़ें रही हैं, तो टोटल जो इंटरेस्ट से हम लोगों ने 9.40 लाख करोड़ है जो इंटरेस्ट, कहाँ कहाँ मतलब एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा भारत खर्च करेगा, तो 9.40 लाख करोड़ केवल केवल हम लोग इंटरेस्ट में खर्च करेंगे, जो हम लोगों ने कर्जे ले रखे हैं उनका इंटरेस्ट चुकाने में। 3.32 लाख करोड़ राज्यों को देंगे, पेंशन में 2.2 लाख करोड़, फूड सिक्योरिटी के 2.2 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट में 2.2, डिफेंस में 3.85 लाख करोड़, जो जितना था उतना ही रहा है। ट्रांसपोर्ट बजट इस बार बहुत बढ़ा दिया गया है, 3.85 लाख करोड़ है, और 3.55 लाख करोड़ सॉरी। और एग्रीकल्चर का बजट पिछली बार से 0.8% कम कर दिया है, 1.52 लाख करोड़ है। एजुकेशन का बजट 1.04 लाख करोड़ है, एजुकेशन ऑलमोस्ट उतना ही रहा, वो मिनिमल 0 पॉइंट कुछ परसेंट बढ़ाया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हेल्थ का बजट इस बार बहुत कम कर दिया गया, 86,000 करोड़ कर दिया गया, क्योंकि वही है, पिछली बार हम लोग वैक्सीन डेवलप कर रहे थे, कोरोना की वैक्सीन लगानी थी, तो बजट की ज़्यादा जरूरत थी, इस बार नहीं होती, सरकार को नहीं लगा, तो कम कर दिया है। और अगर ऐसी बात करें कि एक 100 पैसे में हम लोगों के कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं ज़्यादातर बजट में, मतलब कहाँ कहाँ से कमाई होती है, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो मतलब इतना तो सबको ही पता होना चाहिए, इतना नहीं पता तो इंसान को कुछ नहीं पता फिर देश में, सीधी सी बात है। बजट तो सबको ही पता होना चाहिए। और अब आते कहाँ कहाँ से हैं, तो हम लोग देखें तो 1 रुपये अगर हम लोगों के पास में आता है तो 35 रुपये हम लोग बोरोविंग करते हैं, मार्केट बोरोविंग, या तो मार्केट से उठाते हैं या बाहर से उधार लेके आते हैं। 15 रुपये कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं, 16 मतलब 15 पैसे, सॉरी 15 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं, 16 पैसे जीएसटी से आते हैं, 15 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं, 7 पैसे एक्साइज ड्यूटी से आते हैं, और 5 पैसे आते हैं कस्टम ड्यूटी से। तो ये टॉप चीज़ें हैं जिनसे इंडिया ने कमाई की है। और टॉप खर्चे जो हम लोग करते हैं वो कहाँ पे हैं, तो हम लोग जानते हैं, अगर 100 रुपये खर्च करते हैं तो उसमें से 20 पैसे, वो मतलब 1 रुपये खर्च करते हैं तो उसमें से 20 पैसे हम लोग इंटरेस्ट में खर्च करते हैं, 15 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उनमें जाते हैं, 9 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाते हैं, 8 पैसे जाते हैं सब्सिडीज को देने में, 8 पैसे जाते हैं डिफेंस में, और 17 पैसे जाते हैं जो स्टेट्स को जब टैक्स डिवीजन किया जाता है उसमें चले जाते हैं। तो ओवरऑल बजट 39.45 लाख करोड़ का है। और इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4% रहा है, तकरीबन 16 लाख करोड़ का हम लोगों का फिजिकल डेफिसिट रहा है। और आने वाले अगले साल में जो 2022-23 के लिए जो एस्टिमेट रखा गया है कि अनुमान अगले साल इतना रहेगा, वो भी कहा जा रहा है कि 16 लाख करोड़ ही रहेगा। और ओवरऑल अगर रेवेन्यू डेफिशिएट की बात करें तो वो 9.8 लाख करोड़ रहेगा। देखो, फिजिकल डेफिशिएट ये है कि तुमने कितना कमाया और कितना खर्च किया, रेवेन्यू डेफिसिट वो है कि तुमने कितना कमाया और खर्च किया, और साथ साथ में तुमने वो खर्च करते समय अपनी असेट्स भी जो तुम्हारे गवर्नमेंट के पास थी वो कितनी बर्बाद कर ली। तो उस हिसाब से डेफिशिएट इस साल का तकरीबन तकरीबन 9.8, 10% मानो। और अगर केवल फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 6.4% है। और अगर हम लोग बोरोविंग की बात की जाए तो इस डेफिशिएट को पूरा करने के लिए हम लोग मार्केट बोरोविंग करते ही करते हैं। और गति शक्ति मिशन जो है, गति शक्ति के तहत इंफ्रा के 7 इंजन बताए गए हैं कि हम लोग एक्सप्रेसवे हाईवे बनाएंगे, पीपी मॉडल पे एयर स्टेशन बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, वन स्टेशन वन ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में ये होगा कि एक जगह की जो वहाँ पे इंडिजीनियस कोई भी चीज़ बिकती है जो ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे एक ट्रेन होगी जो केवल उसके लिए रहेगी कि उस वहाँ का प्रोडक्ट को, उस चीज़ को पूरे देश में पहुँचाने के लिए 400 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। और जो क्या है, रिकवरी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी शुरू किए जाएंगे। गंगा के आसपास में जो नेचुरल फार्मिंग है उसको गंगा के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर तक नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, ड्रोन फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। ड्रोन की तो इतनी बात की है कल, बहुत ज़्यादा पूरे बजट में। और एग्रीकल्चर में ग्रोथ की बात की गई है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी इस सब चीज़ों से। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी काफ़ी रुपए दिए गए हैं। फिर हम देखते हैं और भी 5 नदियां हैं जिनको आपस में जोड़ने के लिए रुपए दिए गए हैं। और
वन वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत 200 से ज़्यादा टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे 0 से 12 जो 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो तुम्हें हर क्लास के लिए टीवी पे एक अलग चैनल मिला करेगा जिसपे बच्चे खोल के वो पढ़ सकेंगे, उनकी पढ़ाई की चीज़ें चल रही होंगी। और देश ई पोर्टल भी बनाया जाएगा इसी के लिए। फिर मेंटल हेल्थ के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कोरोना के काल में लोगों को मेंटल हेल्थ बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बात की गई है, उसका बजट थोड़ा घटाया गया है। आंगनवाड़ी में ऐसी 2 लाख आंगनवाड़ी हैं जिनको सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा, मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, उनमें लर्निंग को डेवलप किया जाएगा, जिससे जो प्री स्कूल होता है उनमें बच्चे अच्छे से डेवलप कर सकें। और हर घर नल परियोजना है, उसके तहत तकरीबन 3.8 करोड़ घर हैं जिनको 2022 और 2023 अगले साल तक पानी पहुंचाया जाएगा। अभी तक 5.5 करोड़ घरों को पहुंचा दिया गया है। आवास योजना के तहत अगले 1 साल में, आने वाले साल में तकरीबन 80 लाख लोगों को घर दिया जाएगा, मतलब 80 लाख घर बांटे जाएंगे। एक पर्वतमाला योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हम लोग देखते हैं रोप वे बनता है, कि एक रोप डले होते हैं एक से दूसरी जगह, उसमें बीच में डलिया जैसी लटक रही होती हैं, लोग बैठ के एक से दूसरी जगह जाते हैं। तो ऐसे रोप वेज वगैरह बनाए जाएंगे पर्वतमाला योजना के तहत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उनको अच्छा किया जाएगा। 5G सेवाएं इस साल के एंड तक पूरे इंडिया में शुरू कर दी जाएंगी। ई पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन की बात हुई, बैटरी स्वैप स्कीम की बात हुई, कि जैसे मान लो चार्जिंग स्टेशन नहीं लग पा रहे हैं, तो ऐसी जगह लगा देंगे, ऐसी जगह बना देंगे जहां पे बंदा जाता है, अपनी गाड़ी रोकता है, अपनी बैटरी उठा के रखता है, नई बैटरी वहां से उठाता है, लगाता है, तुरंत चला जाता है। तो वो जो सेंटर्स होंगे वो बैटरी को चार्ज रखा करेंगे और बैटरी स्वैप स्टेशन बनेंगे इंडिया में। ग्रीन बॉन्ड की बात की गई कि ऐसे बॉन्ड जारी किए जाएंगे जिनका पैसा उठा के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाएगा, तो ये मार्केट में जारी होंगे। इसके बाद में डाटा सेंटर्स, जिनको अभी तक इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर माना नहीं जाता था, डाटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर्स माना जाएगा आगे से। हम लोग बात करते हैं डिजिटल करेंसी की, तो इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगा, जो कि हम देखते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड होगी। और जो क्रिप्टो करेंसी इस समय चल रही हैं उन पे तकरीबन 30% का टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ वो है बेसिक जो टैक्सेशन है उनको अगले 2 साल से, पिछले 2 साल से रिवाइज नहीं किया गया है, और आने वाले समय में रिवाइज करने की बात चल रही है, लेकिन अभी नहीं किया गया। कल निर्मला जी से एक एडिटर ने पूछ भी लिया वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टैक्स का क्या हुआ, टैक्स कम नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा बहुत मानो टैक्स बढ़ाए नहीं हमने पिछले 2 साल तक, तो उन्होंने तो एकदम स्वैग वाला दे दिया। लेकिन ठीक है, आगे बात करें तो देखो 2 प्रकार की चीजें होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट से या तो हम लोग रुपए पैसा कमाते हैं देते हैं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसे देते हैं कमाते हैं, सीधी सी बात है। और अगर मेजर पैसा कहा जाए जो हम लोगों की कौन सी स्कीम्स में गया, क्योंकि देखो और सब खर्चे होते ही हैं, उसके बाद में मैंने कहा ना कि गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर होता है स्कीम्स का, तो उन स्कीम्स में कौन कौन से में सबसे ज्यादा पैसा गया, तो नेशनल हेल्थ मिशन में तकरीबन 37,000 करोड़, जल जीवन मिशन में 6,000 करोड़, एजुकेशन मिशन में 40,000 करोड़, जो पीएम ग्राम सड़क योजना है उसमें 13,000 करोड़, और पीएम किसान योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, उसमें 68,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं आने वाले साल के लिए। और वहीं रूरल स्पेंडिंग की बात की जाए तो उसको घटा दिया गया है, मनरेगा का बजट भी घट गया है, और 2022 तक इसको डबल करने की बात चल रही थी किसानों की आय को, और 2022 आ गया है, किसानों की आय घट गई है, इस पर सरकार ने कुछ नहीं बोला, बस वो चुप ही रही है। और अगर एमएसपी की बात करें तो पंजाब, एमपी, आंध्र प्रदेश, केरल, ये 4 टॉप राज्य रहे हैं जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जिनको मिली है। रेलवे की बात करें तो रेलवे का बजट तकरीबन 1.3 लाख करोड़ है, और जो 14% ज़्यादा है पिछले साल से, क्योंकि इस साल हम लोग देखते हैं मेट्रो भी बनानी है, कवच ट्रेन बनानी है, एक ऐसे इंडिजीनियस तरीका है जो 2000 किलोमीटर की कवच ट्रेन बनाई जाएंगी उसके तहत, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होंगी, ज़्यादा मजबूत होंगी, और पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनमें उपलब्ध करवाई जाएंगी, तो मतलब प्रोटेक्शन उनमें बहुत अच्छा होगा। और ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो पिछले साल जो हम लोगों का रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो था वो था 94 रुपए, मतलब अगर रेलवे 100 रुपए कमाता है तो खर्च कितना करता है, तो पिछले साल 94 रुपए था, जो इस साल बढ़ के 98 रुपए हो गया है, कि अब रेलवे अगर 100 रुपए कमाएगा तो 98 रुपए रेलवे को खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन पता है सच वाली बात ये भी है कि रेलवे जो मंत्रालय है, बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो रेलवे एक पब्लिक वेलफेयर स्कीम है, इसमें तो वैसे भी कमाने की सोची नहीं जाती सरकार के द्वारा, फिर भी रेलवे हमेशा से प्रॉफिट में ही रहा है, हम लोग बात करते हैं। और अगर हम लोग बात करें ना कि 100 जो पीएम गति शक्ति टर्मिनल्स हैं उनको भी बनाया जाएगा, साथ साथ में जो हेल्थ बजट है उसको 86,000 करोड़ कर दिया गया है, पहले से कम हुआ है 0.8% हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो देश में
राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 80% लोगों को हेल्थ कवर मिला हुआ है। और अगर इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करें तो उसको मतलब बढ़ाया गया है थोड़ा, जिस वजह से जो भी चीज़ें हम लोगों के यहाँ बाहर से आती हैं वो चीज़ें महंगी होने वाली हैं आने वाले समय में। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स को दूसरी तरफ 18% से घटा के 15% कर दिया है। तो काफ़ी सारी, और लेकिन ये बेसिकली किया गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। तो जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इन सब के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे हम लोग आने वाले समय में। तो दैट्स ऑल, बस यही कुछ मेन चीज़ें थी जो हमें बजट के लिए जानना जरूरी थी। और इससे ज़्यादा डिटेल में मुझे तो नहीं लग रहा था। केवल केवल एक यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्टेट पीएससी में भी इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, यूपीएससी के लिए तो फिर वो डिटेल में 500 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम करंट में कवर नहीं करेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है इंडिया और रशिया के बारे में कि जो यूक्रेन को लेकर यूएन में अभी वोटिंग हुई है, तो इंडिया ने कोई वोटिंग नहीं की। तो रशिया ने एक थैंक्स बोला इंडिया को कि आपने वोटिंग नहीं की, और मतलब चाइना, केन्या, इंडिया, इन लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो रशिया ने थैंक्स बोला है। तो ये भाई सीधे हम लोग जो टीएस त्रिमूर्ति हैं, जो यूएन में रिप्रेजेंटेटर हैं इंडिया के, तो उन्होंने बायकॉट कर लिया, वहां से बाहर निकल गए बाहर, सीधी बात। और जो वक्तव्य दिया ना, वो काइंड ऑफ रशिया की तरफ लीनिंग दे दिया, तो रशिया से और खुश हो गया कि इंडिया हमारे साथ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है आज के बारे में कि आज हम लोग जानते हैं 2 फरवरी है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है आज। 2 फरवरी 1971 को जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो 1997 से हम लोगों ने वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाना शुरू किया था। वेटलैंड की बात करें तो ऐसा मतलब ये मान लो तलछट का या दलदली एरिया होता है जिसमें पानी भरा होता है, तकरीबन 6 मीटर गहरा तक पानी कई कई जगह पाया जाता है दलदली एरिया में, हम लोग जानते हैं, मतलब वेटलैंड्स में। और अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम डेप्थ जो डेप्थ होती है, वो किसी भी वेटलैंड की 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। दुनिया में 6% टोटल वेटलैंड पाए जाते हैं। ये फ्लड से बचाते हैं हमें, वाटर को प्रिजर्व करते हैं। 40% स्पीसीज वेटलैंड में ही रहती हैं। और हम लोग जानते हैं जो टूरिज्म वगैरह को भी प्रमोट करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग बात करें ना, तो मोस्ट थ्रेटेड, अगर सबसे ज़्यादा कोई थ्रेटेड है तो वेटलैंड्स ही हैं आज के समय में, किसी भी हम लोग जियोग्राफिक कंडीशंस की बात करते हैं तो। और ये बात किसके द्वारा बताई गई थी? ये इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी परफॉर्मेंस ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा, IPBES के द्वारा बताया गया है। और हाँ, वेटलैंड हम लोग जानते हैं कि कार्बन भी दबा के रखते हैं। आज वेटलैंड अगर खत्म हो जाता है तो नेचर में इतना कार्बन उत्सर्जन होगा ना, बहुत ज़्यादा। और भारत में बात की जाए तो भारत में इस समय 47 रामसर साइट्स हैं, मतलब वेटलैंड साइट बेसिकली कहा जा सकता है। और अभी जो लेटेस्ट बनी है वो हैदरपुर में बनी है, यूपी में। और 4 और बनी थी, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अगस्त में भी उनको कवर किया था, तो वो अभी कवर नहीं करेंगे बेसिकली। और सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट की बात की जाए तो वो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच बनता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन की तरफ। देखो, बैंकें जिस रेट पे लेती हैं पैसा, जिस ब्याज दर पे पैसा लेती हैं आरबीआई से, उसको कहा जाता है रेपो रेट। और आरबीआई को जिस दर पे पैसा देती हैं उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट काफी दिनों से सेम चल रहा है, 3.35%। इसको नॉर्मलाइज करने का मौका आने वाला है। आरबीआई ने कहा है कि इसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और अगर रिवर्स रेपो रेट में किसी भी प्रकार के कुछ, कई बार थोड़े बहुत आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनको सही किया जाएगा। और जो पैसा है अगर बैंकों को लौटाना है या बैंकों को देना है तो वो किया जाएगा जल्दी ही। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे को लेके। 30 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने उस दिन कवर नहीं कर पाया तो मैंने सोचा आज कवर कर लूँ। तो वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे बेसिकली क्या है? एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, अमेरिका हुआ, इसमें काफ़ी ऐसे छोटे छोटे कुनबे हैं, छोटे छोटे ट्राइब्स हैं जिनमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं अलग अलग, लेकिन उनको एकदम निग्लेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए कोरोना जैसी डिजीज जिसपे वैक्सीन और सब काम करने में 10 साल लगते, हमारे साइंटिस्टों ने 1 साल में वो सब करके दिखाया, जो 10-12 साल में होता है। और बजट पूरा फेंका गया, पैसे फेंके गए, और 10 साल का काम 1 साल में करके दिया। और वहीं कई ऐसी डिसीज हैं, टीबी हुआ, एड्स हुआ, मलेरिया हुआ, सैनाइचर हुआ, यौन हुआ, ट्रैंकर हुआ, स्केबीज हुई, चंगस हुआ। ये निग्लेक्टेड डिसीज है, इनके लिए सालों से चल रहे हैं और आज तक कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम देखते हैं टीबी, एड्स के लिए, मलेरिया के लिए फिर भी होता है। यौन, ट्रैंकर, इनके लिए तो कोई सुनता ही नहीं है। तो बेसिकली इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि ये डिसीज़ हैं, इन पे भी ध्यान दिया जाए, इस डे को मनाया जाता है। और भारत में हम देखते हैं काला अजहद करके एक डिसीज़ है जिस पर कुछ लोग गौर नहीं करते, ये ट्रैवल एरिया में बहुत पाई जाती है। और ये डे लंदन डिक्लेरेशन 2012 के बारे में 12 के बाद से मनाना शुरू किया गया था, 30 जनवरी को हर साल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है बॉम्ब साइक्लोन को लेके। बेसिकली अमेरिका में एक बॉम्ब साइक्लोन आया है कोस्ट पे अमेरिका के, तो बस हमें नाम पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली अमेरिका में साइक्लोन नहीं कहा जाता, अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। तो बॉम्ब हरिकेन आया है
इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है। पानी में आने वाले साइक्लोन वाताग्र बनते हैं, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा नीचे घुसती है, आपस में घूमने लगती है, तो वाताग्र आ जाते हैं। सीधी सी बात। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है अब हमारे जो सेहत इनिशिएटिव को लेके। सेहत का फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। मतलब बेसिकली जो हमारे ऐसे लोग हैं जो सर्विसमैन्स रहे हैं, उन जवानों को घर पे अगर रिटायर हो चुके हैं, बाद में मान लो रिटायर हो चुके हैं, या इस समय सर्विस में है, वो 2 महीने के लिए घर पे गए हुए हैं, और कई बार जवान ऐसे भी होते हैं जो अकेले रहते हैं, तो उनको उपलब्ध करवाने के लिए टेली कम्युनिकेशन सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उनको किसी भी प्रकार की हेल्थ सर्विस चाहिए हो तो वो एक कॉल करके अपने घर पे उपलब्ध करवा सकेंगे उन चीज़ों को। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो ये पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लेके, कि ये फाउंडेशन है कल लॉन्च कर दी गई है मोदी जी के द्वारा। तो बस एक छोटी सी न्यूज थी, तो मैंने सोचा कवर कर लें। और हाँ, एक नेक्स्ट न्यूज आई है सैमसंग के बारे में, कि देखो अभी तक दुनिया में जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सबसे बड़ी जो कंपनी होती थी वो होती थी इंटेल। सैमसंग ने इंटेल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कंपनी बन गई है कल। तो बस हमें ये पता होना चाहिए। और एक नेक्स्ट छोटी सी न्यूज और है, वो आई है टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप के बारे में। तो बेसिकली मैग्नस कार्लसन ने कल फेबियानो कारुआना को हराते हुए और जो टाटा स्टील चैंपियनशिप 2022 है वो जीत ली है। और मैग्नस कार्लसन हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी, और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी हैं वो। और मैग्नस कार्लसन से पहले हमारे विश्वनाथ आनंद थे जो इंडिया के हैं, वो भी 5 बार रह चुके हैं। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं 2 फरवरी की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था, क्योंकि आज एडिटोरियल आया नहीं है, तो हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद।